Good morning students. Welcome to St. Wilfrid Law online classes. I am Ankita Chaudhary. I'll teach you contract law for BA LLB 4th semester. लास्ट लेक्चर में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी. नाउ आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, चैप्टर 3, जिसमें आपके सेक्शन 11 to 17 की बात हम आज करेंगे. तो जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कुछ कंडीशंस डाली जाती हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे प्राइस पे किया जाएगा, या ये सब चीजें जो भी रिलेटेड होती है कॉन्ट्रैक्ट से वो आप कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस में डाल देते हैं, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लीगल रेमेडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, इनका क्या मीनिंग होता है, एक्चुअली क्या कंडीशन होता है, क्या वारंटी होती है, और इन दोनों में क्या क्या रेमेडीज आपको मिल सकती है. तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएंगे उसमें कुछ टर्म्स और स्टिपुलेशंस होती हैं. टर्म्स एंड स्टिपुलेशन होती हैं. वो टर्म्स एंड स्टिपुलेशन क्या हो सकती हैं? या तो वो क्वालिटी से रिलेटेड हो सकती है कि गुड्स की क्वालिटी क्या होगी, या फिर प्राइस से रिलेटेड हो सकती है कि प्राइस का पेमेंट, क्वालिटी से रिलेटेड मतलब कि बासमती राइस लिया जाएगा या रिफाइंड शुगर ली जाएगी. प्राइस से रिलेटेड हो सकती है. प्राइस से रिलेटेड क्या कंडीशंस होंगी, ये हो सकती है. क्या टर्म्स हो सकती है कि प्राइस का पेमेंट कैसे किया जाएगा, बेसिकली मोड ऑफ के कितना प्राइस होगा. और फिर उसके बाद होती है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा. यहाँ पे आपने प्राइस डिसाइड कर लिया, मार्केट वैल्यू पे होगा या फिर एमआरपी पे होगा, या फिर आपने कोई और इतना डिस्काउंट मिलेगा, इस तरीके से आपने प्राइस है वो डिसाइड कर लिया अपनी टर्म्स पे. ठीक है. फिर उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात आती है. मोड ऑफ पेमेंट की जब बात आती है तो उसमें आता है कि आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे. लमसम पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में करेंगे, या फिर कोई क्रेडिट पे करेंगे, या जो भी आपकी टर्म्स है वो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं. फिर उसके बाद आती है डिलीवरी. डिलीवरी कैसे होगी, वेयर हाउस में जाएगी या आपको डायरेक्ट डिलीवरी दी जाएगी, बायर खुद आके रिसीव करेगा या सेलर उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा. ये टर्म्स भी आप पहले से ही जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तभी डिसाइड कर लेते हो. फिर टाइम क्या होगा और प्लेस क्या होगा. ऑफिस आवर्स में डिलीवरी कराई जाएगी या फिर बाद में भी करा सकते हैं. क्या क्या टाइम है जब नहीं करानी है, संडे को नहीं करानी है या फिर हॉलीडेज पे नहीं करानी है, ये सब डिसाइड करते हैं. फिर उसके बाद होता है प्लेस, कि किस प्लेस पे गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, कहाँ से उनको रिसीव करना है, कहाँ पे उनको छोड़ना है, ये सब चीजें. ये भी जो भी टर्म्स आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते टाइम अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट से वो इम्प्लाइड होती हैं. ये भी दो तरीके से हो सकती हैं. या तो आप डायरेक्टली अपने कॉन्ट्रैक्ट में इन टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख देते हैं, या फिर आपके गुड्स का नेचर ऐसा है कि उसमें इम्प्लाइड है. जैसे कि क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में कुछ जैसे ब्रांड नेम के प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो वहाँ पे इम्प्लाइड है कि उस गुड्स की क्वालिटी ये होनी चाहिए. तो ये जो भी टर्म्स और स्टिपुलेशंस आपके कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं इनको हम बेसिकली कंडीशंस एंड वारंटीज के नाम से जानते हैं. नाउ जब हम कंडीशन वारंटीज की बात कर रहे हैं, टर्म्स और स्टिपुलेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि क्या तो कौन सी वो टर्म्स हैं जो कंडीशंस में आएंगी और कौन सी वो टर्म्स हैं जो वारंटीज में आती हैं. ठीक है. इसके लिए हम समझेंगे कि जब भी आप बात करते हो इन टर्म्स और स्टिपुलेशंस की, तो इसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स होती हैं जो मेजर टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो माइनर टर्म्स होती हैं. ठीक है. जब मेजर टर्म्स की बात करते हैं तो मेजर टर्म्स वो होती हैं जो आपकी एसेंशियल होती हैं टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. मान लो आप कहते हो कि मुझे बासमती राइस ही चाहिए. ठीक है. बासमती राइस ही चाहिए. तो आपको पर्पस ये है कि आपको मान लीजिए आपने कोई पार्टी शुरू की हुई है, हाँ आपको ये बहुत मतलब ऐसी पार्टी है जहाँ पे आप बासमती राइस ही सर्व करना चाहते हैं, लेकिन वो आपने पहले से ही अपने सेलर को बता दिया कि मुझे बासमती राइस ही चाहिए, ये ओकेजन है, ये फेस्टिवल है, आप उसको सब कुछ बता देते हो.
तो ये जो आपका कंडीशन है ये एसेंशियल हो जाता है आपके मेन पर्पस के लिए। अब उस पर्पस में जो मेन पर्पस के लिए आपने टर्म अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल दी है, वो टर्म अगर एसेंशियल है तो वो टर्म आपकी वो कहलाएगी कंडीशन, जो आपके सेक्शन 12(2) में दिया गया है। ठीक है, जब भी कंडीशन की बात होती है, कंडीशन अगर एसेंशियल है आपके मेन पर्पस के लिए और इस कंडीशन का ब्रीच कर देता है आपका सेलर, तो कंडीशन अगर एसेंशियल है, वो ही मेन पर्पस था उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का, और उसी पर्पस को, उसी एसेंशियल टर्म को सेलर अगर ब्रीच कर देता है, तो आपका जो बायर है उसके पास दो राइट होते हैं, या तो वो रेपुडिएट कर देगा, मतलब रेपुडिएट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, और दूसरा वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। अब रेपुडिएट करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, मान लो उसने ये बासमती राइस के लिए प्राइस पे कर दिया था 1000 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे उसने 1000 रुपीज पे कर दिया, तो जो सेलर है उसको वो पूरे के पूरे 1000 रुपीज क्या है वो रिटर्न करेगा प्लस डैमेजेस। मान लीजिए बासमती राइस उसको नहीं मिले, तो उस दिन वो खुद मार्केट से जाके कहीं और से जाके बासमती राइस खरीदता है और 1200 में उनको खरीदता है। तो यहाँ पे जो सेलर है वो बायर को जो प्राइस उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था वो पे करेगा प्लस डैमेजेस, मतलब जो एक्स्ट्रा प्राइस बायर ने पे किया उन्हीं चीज को खरीदने के लिए मार्केट से, वो जो लॉस हुआ उसको, जो डैमेजेस हुए वो भी जो सेलर है वो बायर को पे करेगा। ठीक है, कंडीशन आपकी एसेंशियल होती है, उसमें आपको पूरा आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर देंगे और ये चीजें अपना क्लेम प्राइस प्लस डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है आपकी वारंटी की कि वारंटी क्या होती है। जब वारंटी की बात आती है तो वारंटी जो आपकी होती है वो माइनर टर्म्स होती है। मेजर टर्म्स हैं आपने बता दी, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिख दिया कि मैं ये चीजें हैं, ये जरूरी जो मैं गुड्स ऑर्डर कर रहा हूँ आपसे वो होनी ही चाहिए। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, आप बता देते हैं, या फिर इम्प्लाइड भी होती हैं कुछ टर्म्स। जो माइनर टर्म्स की बात करते हैं वो कोलेटरल टू मेन पर्पस होती हैं, दैट इज नॉट एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कोलेटरल है, एसेंशियल नहीं है, तो इसमें क्या है, आप सिर्फ राइट टू क्लेम डैमेजेस होते हैं। ठीक है, आप उसको वारंटी कहते हैं, सेक्शन 12(3) में दिया गया है, और उस केस में, वारंटी के केस में आपके पास सिर्फ राइट होता है कि आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने किसी सेलर को बोला कि मुझे रिफाइंड शुगर चाहिए। ठीक है, जब रिफाइंड शुगर आपने ऑर्डर किया था तो उसका प्राइस आपके बीच में डिसाइड हुआ था 120 रुपीज पर पैकेट का। ठीक है, लेकिन जो सेलर है, ठीक है, उसने क्या किया, आपको रिफाइंड शुगर की जगह दूसरी क्वालिटी का शुगर भेज दिया। अब आप क्या करते हो कि आप उसको जो भी ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, और लेकिन जो शुगर वो आपको भेज रहा है, जो डिलीवरी आ रही है आपके पास शुगर की, उसकी जो प्राइस है वो 80 रुपीज ही है। तो इसमें आपके पास क्या राइट होगा कि आप 40 रुपीज का जो डैमेज है, जो भी आपको लॉस है, वो उससे क्लेम कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि वो टर्म एसेंशियल नहीं है मेन पर्पस के लिए। आपका मेन जो पर्पस है वो आप रिफाइंड शुगर लें या दूसरा शुगर लें, दोनों से ही कंप्लीट हो जाता है, तो एसेंशियल नहीं है, तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करोगे, सिर्फ डैमेजेस को क्लेम करोगे। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि ये आपका मेन पर्पस है, ये आपका माइनर पर्पस है, कोलेटरल है, ये एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है, ये कैसे पता चलता है? तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ कंडीशंस एंड वारंटी। टेस्ट ऑफ कंडीशन और वारंटी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहीं भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बताया गया है कि कंडीशन कौन सी होती है, वारंटी कौन सी होती है, इसका टेस्ट आप कैसे करोगे। लेकिन हम ये टेस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 12(4) जो आपका सेक्शन है सेल ऑफ गुड एक्ट का, वो बताता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई है,
उसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो, ये टेस्ट कर सकते हो कि कौन सी टर्म्स हैं जो मेजर हैं, जो कंडीशंस हैं, कौन सी टर्म्स हैं जो माइनर हैं, जो वारंटी हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक केस पढ़ेंगे। केस का नाम है हार्टली वर्सेस हेमन। ठीक है, इस केस में क्या था, फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या था, जो पार्टी थी, वन पार्टी थी, मान लो ए था। ए ने बी को कहा कि मुझे ये हॉर्स चाहिए। उसने हॉर्स को दिखाया कि आई वॉन्ट दिस हॉर्स। उसने वो हॉर्स के लिए कहा मुझे ये हॉर्स चाहिए जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ता हो। ठीक है, उसने पर्टिकुलर हॉर्स बताया, उसने पर्टिकुलर पर्पस भी बताया, दोनों चीजें बताई। अब इस केस में क्या हुआ कि वो हॉर्स उसने खरीद लिया, लेकिन वो हॉर्स जो है वो दौड़ता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है, तो वो जाता है बी के पास जिससे उसने हॉर्स खरीदा है, बोलता है कि मेरा तो मेन पर्पस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, आपका हॉर्स मैंने तो 30 किलोमीटर के लिए बोला था, वो तो 20 किलोमीटर स्पीड से ही दौड़ता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हैं कि आपको वो चीज चाहिए, तो वो आपका वारंटी हो जाती है। ठीक है, वहां आपकी वो वारंटी हो जाती है। आपने उसको कह दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर हॉर्स ही चाहिए, तो आपने खुद चूज किया है, तो आप सेलर को नहीं कह सकते उस चीज के लिए कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फ्रस्ट्रेशन किया है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप उसको उसके लिए क्लेम नहीं करोगे। यहाँ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आप उसको रेपुडिएट नहीं करोगे। ये इस केस की बात हो रही है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी चीज के लिए बोलते हैं तो वो आपका वारंटी हो जाता है। और आप जनरल बोलते हैं जहाँ पे सेलर की को ही डिसाइड करना होता है। जनरली आप बोल देते हैं कि आपके पास जो भी हॉर्स है, आप वो जो भी हॉर्स है उसको आप मुझे दे दीजिए जो 30 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ता हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सेलर की स्किल और जजमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, जब वो कंडीशन है तो कंडीशन में आपने सेलर को बोला कि मुझे कोई ऐसा हॉर्स दे दीजिए जो 30 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ता है। ठीक है, वो आपको दे देता है, लेकिन वो 20 की स्पीड पे दौड़ता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो। ठीक है, जब जनरली आप किसी चीज के लिए बोलते हो, सेलर की स्किल्स पे डिपेंड करते हो, तो वो कंडीशन हो जाती है उस केस में। और अब अगर आप पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए बोलते हो तो वो वारंटी हो जाती है। वहां सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करोगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आपके कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वैसे हम टेस्ट करते हैं कि कौन सी टर्म्स कंडीशंस है, कौन सी टर्म्स वारंटी है। अब बात आती है आपके सेक्शन 13 की। ठीक है, सेक्शन 13 आपका क्या कहता है? सेक्शन 13 आपका कहता है कि कंडीशन एंड वारंटी, हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, कंडीशन आपको पता है कि मेन असेंशियल होती है आपके मेन पर्पस के लिए, वारंटी नॉन असेंशियल होती है। अब इस केस में क्या होता है कि जो कंडीशंस है दे कैन बी ट्रीटेड एज ए वारंटी, बट वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन आपकी मेन असेंशियल होती है, तो वो कंडीशंस को आप वारंटी की तरह ट्रीट नहीं करोगे। अगर कंडीशंस का कोई ब्रीच हो रहा है तो आप रेपुडिएट करोगे कॉन्ट्रैक्ट को, आप डैमेजेस भी क्लेम करोगे। लेकिन मान लीजिए आप ये नहीं कह सकते कि कंडीशन के केस में आप ये कह सकते हैं कि भाई कंडीशन, मान लो आपके कोई मेन असेंशियल पर्पस था, आपने उस कंडीशन को आपके सेलर ने फुलफिल नहीं किया, ब्रीच कर दिया, तो आप क्या करोगे कि आप उसको ऑप्शन दे देते हो। ठीक है, आप वॉलंटरीली उसको कह देते हो कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए वारंटी, वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब वारंटी है, वारंटी नॉन एसेंशियल होती है, कोई नॉन एसेंशियल टर्म है, माइनर टर्म है, सेलर ने उसका ब्रीच कर दिया, फिर आप सेलर के पास जाके कहते हो कि आपने तो वारंटी फुलफिल ही नहीं की, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। कंडीशन के केस में आप वारंटी का ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन वारंटी के केस में कंडीशन का ऑप्शन चूज नहीं करोगे। अब वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं, वो क्या टर्म्स होती हैं जिसके बेसिस पे कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए वारंटी। ठीक है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, आप या तो
कंडीशन को वॉलंटरीली वेवर कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, मान लो यहाँ पे ये हॉर्स का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ पे वो कंडीशन थी कि उस सेलर को बोल दिया कि आप 30 किलोमीटर वाला हॉर्स ही मुझे देंगे जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ता है। वो आपको 20 किलोमीटर पर आवर वाला हॉर्स देता है, तो आप कहते हो कि चलो कोई बात नहीं, कंडीशन थी बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद दैट कॉन्ट्रैक्ट और मैं उसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो उसमें आपने क्या किया, वॉलंटरीली उस कंडीशन को ही वेव कर दिया। यहाँ पे आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, फिर रेपुडिएट नहीं करोगे आप अगर वॉलंटरीली उसको वेव कर रहे हो तो, ठीक है। सेकंड आपका जो होता है लॉ और स्टैच्यू। मान लो कि लॉ में ऐसा कोई रूल आ गया जिससे वो कंडीशन ही इम्पॉसिबल हो गई, उसको फुलफिल करना ही इम्पॉसिबल हो गया, या अदरवाइज कोई भी सिचुएशन हो जाती है जो लॉ की वजह से आती है, तो उस केस में भी आपकी जो कंडीशन है वो वारंटी में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पे भी आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस। ठीक है, आपका जो सेक्शन 42 है उसमें एक्सेप्टेंस बताया गया है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है, इसमें क्या मतलब होता है कि मान लो इसमें दो सिचुएशंस होती है। आपने क्या किया, आपके पास बायर के पास गुड्स आए, ठीक है, उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में गुड्स को एक्सेप्ट करने के बाद में उसको पता चलता है कि जो गुड्स थे वो उसमें सेलर ने ब्रीच किया था। ठीक है, ब्रीच किया था, ब्रीच किसका, कंडीशन का ब्रीच किया था। उसने कंडीशन है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं किया, लेकिन आप गुड्स को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब इस केस में दूसरा होता है। वो एक्सेप्टेंस का मतलब वो नहीं होता है जो नॉर्मली हम समझते हैं कि आपने डिलीवरी ले ली, पोजेशन ले ली तो आपका एक्सेप्टेंस हो गया। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस में कौन कौन से केसेस हैं। ठीक है, ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है और सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में उसको पता चलता है कि कंडीशन का ब्रीच हुआ था, तो उस केस में क्या होता है, एक्सेप्टेंस के बाद आप कंडीशन को नहीं क्लेम कर सकते हो। आप नहीं कह सकते कि कंडीशन का ब्रीच हुआ है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करूंगा। ठीक है, वहां पे वो सिर्फ उसे वारंटी की तरह ट्रीट करेगा और डैमेजेस को क्लेम करेगा। सेकंड जो सिचुएशन होती है, ये फर्स्ट सिचुएशन थी जहाँ पे वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। सेकंड जो सिचुएशन होती है वो होती है एक्सेप्टेड पार्टली, मतलब उसने गुड्स को पार्टली एक्सेप्ट किया। ठीक है, पार्टली एक्सेप्ट किया। अब उसमें दो चीजें हैं, जो गुड्स उसने एक्सेप्ट किए हैं वो इनडिविजिबल है। ठीक है, जो गुड्स उसने एक्सेप्ट किए हैं, जो गुड्स उसके पास हैं और जो गुड्स सेलर के पास रह गए हैं, उन दोनों को डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो एक ही पार्ट है। उस केस में कंडीशन जो है वो वारंटी ही ट्रीट की जाएगी। लेकिन अगर वो डिवाइड किए जा सकते हैं तो जो डिविजिबल गुड्स हैं उसमें से एक पार्ट को आप एज ए कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं और एक पार्ट को आप ऐसे वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। एक के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दोगे और एक के लिए सिर्फ डैमेजेस को क्लेम करोगे। अब बात आती है कि आपकी एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस का मतलब स्पेसिफिकली बताया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कि एक्सेप्टेंस क्या होती है, जो आपकी सेक्शन 42 में बताई गई है। यहाँ पे बताई गई है कि जो मेयर पोजेशन है या फिर जो मेयर डिलीवरी है गुड्स की, मान लो सेलर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया। हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था एक्सेप्टेंस क्या होता है कि जो एक्सेप्टेंस देता है उसकी अगर नॉलेज में आ जाता है या प्रपोजर गुड्स को भेज देता है, ट्रांसपोर्ट में होती है तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। और हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब मेयर पोजेशन और डिलीवरी नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है, फर्स्ट जो होता है, जो बायर है वो सेलर को ये इंटीमेट कर देगा कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके पास गुड्स आ जाते हैं, तो उसके पास ऑप्शन होता है, गुड्स को चेक कर सकता है कि भाई जो भी कंडीशंस है वो प्रॉपरली फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। मान लो वो बिना चेक किए ही उसको इंटीमेशन भेज देता है कि मैं गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट कर चुके हो गुड्स को, तो वहाँ एक्सेप्टेंस हो गई है। आप कंडीशन को क्लेम नहीं करोगे, आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, वारंटी ही एक्साइज कर सकते हो। सेकंड होता है
आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जो इनकंसिस्टेंट है ओनरशिप के साथ, ठीक है। मान लो आपको लगा कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आपने अब क्या किया कि उन गुड्स को यूज ही कर लिया, आपको पता है कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो आप सेलर को भेज देते हो उन गुड्स को, लेकिन आप क्या करते हो, उनको यूज कर लेते हो या फिर प्लेज कर देते हो। तो मतलब आप उन गुड्स को एक्सेप्ट कर रहे हो विदाउट कंडीशन, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे कि कंडीशन फुलफिल, बाद में कह रहे हो कि अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता हूँ क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी। नहीं, अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर देते हो जो सेलर की ओनरशिप के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाती है और वहां पे आपकी जो कंडीशन है वो वारंटी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड थर्ड एंड लास्ट केस जो इसमें होता है वो होता है लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। आपके पास ऑप्शन था कि आप एक्सेप्टेंस 2 महीने में दे सकते हो, 2 महीने में आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, उसके बाद सेलर ये अज्यूम करेगा कि आप गुड्स को एक्सेप्ट कर चुके हो। उस केस में भी अगर ब्रीच हो रही है कंडीशन की, तो भी कंडीशन वारंटी की तरह ही ट्रीट की जाएगी, वो कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं की जाएगी। ये आपका इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज के 2 सेक्शन हैं। हमने पढ़ लिया कि वारंटी क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, किस तरीके से हम उनको दोनों को टेस्ट कर सकते हैं और किन किन केसेस में जो कंडीशन है वो एज ए वारंटी ट्रीट हम कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ वारंटीज 2 तरीके से होती है, इम्प्लाइड होती है, एक्सप्रेसली होती है। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो एक्सप्रेसली हो जाएंगी। अगर कोई ऐसा एक्ट होना होता है ट्रेड नेम की बात जब हम करते हैं तो वो इम्प्लाइड हो जाएंगी, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।